नमस्कार, आज सुबह देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। देश भर में चल रहे पीएफआई की छापेमारी के बीच इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है और शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया समेत कई दूसरे इलाकों में छापेमारी कर करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई की रेड को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पूरे इलाके में स्थानीय पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान गश्त लगा रहे हैं। एजेंसियों के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और लोकल पुलिस थानों की टीमें छापेमारी में शामिल हैं। 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के शाहीन बाग, जामिया में अलग अलग जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर, शाहीन बाग में अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी स्थिति को देखते हुए की गई है। तो पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन नजर आ रहा है। कर्नाटक से एहतियात के तौर पर 45 लोग हिरासत में लिए गए हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 13 पीएफआई सदस्य हिरासत में लिए गए हैं। सहारनपुर समेत यूपी के 8 जिले हैं जहां पर एनआईए की तरफ से छापेमारी चल रही है और दिल्ली से अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। छापेमारी चल रहा है। आपको बता दें, पीएफआई पर सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2, जहां दिल्ली के शाहीन बाग, जामिया में छापेमारी हो रही है। पीएफआई कनेक्शन में लखनऊ से भी आपको बता दें एक संदिग्ध हिरासत में लिया गया है, उससे भी आगे पूछताछ हो रही है। तो ये कहां एक्शन मोड पर है एनआईए, ये हम आपको दिखा रहे हैं रेड के खिलाफ। इससे पहले जरा आपको ये तस्वीरें दिखा दें, कहां प्रदर्शन, बिदर में उसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। पीएफआई नेता अशफाक गिरफ्तार हुआ है। 6 पीएफआई नेता गिरफ्तार हुए हैं। छापेमारी जारी है। हिरासत में कई पीएफआई नेता लिए गए हैं। इससे पहले आपको याद होगा 109 यानी 100 से ज्यादा आंकड़े थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। लगातार अब ये एक्शन बढ़ता हुआ, आज भी अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। कुछ लोग हिरासत में लिए गए, कुछ की गिरफ्तारी हुई है। तो पीएफआई पर ताबड़तोड़ एक्शन। हिरासत में देखिए, दिल्ली से 12 लोगों को लिया गया, असम से 7 लोग हिरासत में लिए गए। यानी कहां एक्शन हुआ और कितनी हिरासत में या गिरफ्तारियां हुई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अगला नंबर आता है पुणे का, जहां पर 6 लोग हिरासत में लिए गए। वहीं कर्नाटक से 25 से ज्यादा गिरफ्तार हुए या हिरासत में लिए गए हैं। तो अब इनसे आगे जांच पूछताछ चल रही है। अब उत्तर प्रदेश की भी जल्दी आपको तस्वीर दिखा देते हैं। सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, बुलंदशहर, सीतापुर, ये वो जगह है जहां पर पीएफआई पर एक्शन हुआ। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कहां छापे उत्तर प्रदेश में पड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी में यानी लखनऊ में छापेमारी हुई। वहीं महाराष्ट्र में कहां छापेमारी हुई है, मुंबई और पुणे, ठाणे, यहां पर छापेमारी हुई। औरंगाबाद में छापेमारी हुई और वहां से भी लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब उनसे आगे पूछताछ हो रही है। इस बारे में पूछताछ कि आखिरकार जो पैसे या जो फंड आ रहे थे वो फंड कहां से आ रहे थे, कहां इस्तेमाल हो रहे थे, इन सारे एंगल पर अब आगे जांच चल रही है। स्वाभाविक तौर पर याद होगा आपको, पिछली बार जब छापेमारी हुई थी 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी तो उनसे पूछताछ हुई होगी और उसके बाद अलग अलग जगहों को चिन्हित किया गया और वहां पर भी हो रही है छापेमारी, लिए जा रहे हैं लोग हिरासत में। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले जरा दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अरविंद हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। अरविंद, किन किन जगहों पर छापेमारी दिल्ली में चल रही है, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और अभी क्या और संभावनाएं दिख रही हैं? क्या आने वाले दिनों में हम ऐसे छापे और देखेंगे? देखिए, सबसे पहले बताऊं कि कल देर रात ये पूरी छापेमारी चली है शाहीन बाग में, रोहिणी में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जहां पर दंगे हुए थे 2020 में, वहां पर छापेमारी हुई थी। और आज तक को दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल ने बताया है कि अब तक छापेमारी में 30 के लगभग लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी गिरफ्तारी है। पहले एनआईए ने रेड की थी, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने रेड की है। देर रात ये पूरी रेड हुई है। जो पूरी रेड की डिटेल है उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक के पास मौजूद है, जिसमें एसीपी लेवल के जो स्पेशल सेल के ऑफिशियल थे वो कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे, जबकि कुछ जवान, तकरीबन 100 के लगभग जवान स्पेशल सेल के, वो लोकल पुलिस और स्पेशल ब्रांच के साथ मिलकर रेड कर रहे थे। और जामिया, शाहीन बाग, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाके, रोहिणी, आउटर दिल्ली, निजामुद्दीन में जो पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उनके ठिकानों पर रेड हुई और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक
30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शाहीन बाग की बात करें तो शाहीन बाग में देखिए जो पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो आपको बैठे दिखाई देंगे, दिल्ली पुलिस के जवान वो बैठे दिखाई देंगे और पूरी देर रात ये रेड चली है। उसके अलावा हमने तस्वीरें भी भेजी हैं कि शाहीन बाग इलाके में अर्धसैनिक बल के जवान और लोकल पुलिस के जवान वो राउंड लगा रहे हैं लगातार। देखिए पहले राउंड की जो रेड हुई थी उसमें जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो टॉप लीडरशिप थी, वो तमाम जो टॉप लीडरशिप है वो उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जो लोकल कैडर था जो अमूमन जो प्रदर्शन है उसमें शामिल होता है, उग्र करने की कोशिश करता है, तो अब उस लोकल कैडर को लोकल कैडर की कमर तोड़ने के लिए रेड की गई है और स्पेशल सेल, स्पेशल ब्रांच, लोकल पुलिस की हिस्सेदारी थी इस रेड में। कुल 30 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। लगातार अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी स्पेशल सेल ने कई पीएफआई मेंबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पीएफआई मेंबर का नाम आया था, जो दंगे हुए थे उसमें फंडिंग का भी जिक्र हो रहा था। तो लगातार पीएफआई के खिलाफ भी स्पेशल सेल नकेल कस रही थी, कई केसेस में उनके नाम आ चुके थे और अब सेंट्रल एजेंसीज के इनपुट पर ये बड़ी रेड हुई है। पूरी रात ये रेड चली है। कई जगह ऐसी रेड हुई जहां पर जो पीएफआई के मेंबर थे वो पकड़ में नहीं आए, लेकिन 30 लोगों की गिरफ्तारी से आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी ये रेड थी। मल्टीपल ठिकानों पर ये रेड की गई और कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नेहा, बिल्कुल अरविंद, ये जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, क्योंकि देखिए पहले भी छापेमारी हुई, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, आज फिर छापेमारी, गिरफ्तारियां और हिरासत में लेने का सिलसिला अभी भी चल रहा है, लेकिन जो पूछताछ से बातें सामने आई है उसमें कहा जा रहा है पीएफआई को खाड़ी देशों के अलावा देश के बड़े मुस्लिम कारोबारियों से चंदा मिल रहा था और खतरनाक मंसूबे इनके थे। तो पूछताछ में क्या निकला? क्या उन पूछताछ के बाद ही इन जगहों को चिन्हित करके अब यहां छापेमारी हो रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पीएफआई को लेकर ये सेकंड राउंड की छापेमारी चल रही है उसमें सबसे बड़े जो खुलासे हुए थे उसमें यहां तक था कि हवाला के जरिए जो पैसे हैं वो भी पीएफआई को फंडिंग की जा रही थी। यही नहीं, कई ऐसे और भी खुलासे हुए जिसमें ये तक बताया गया है कि जो फंडिंग की जा रही थी वो गल्फ कंट्रीज से भी की जा रही थी इन लोगों, क्योंकि जिस तरीके से इनके प्लानिंग थे चाहे वो सेंसिटिव एरिया हो। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सहारनपुर, बुलंदशहर से लेकर जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और लखनऊ में भी आज भी छापेमारी चल रही है। तकरीबन 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, यानी कि बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है पीएफआई की। इससे पहले भी 3 लोगों को लिया गया था। तो मकसद साफ से जो खुलासे हुए हैं उसमें यहां तक बताया गया है कि चाहे वो अयोध्या हो, ऐसी वो जगह हो सेंसिटिव जो उनके निशाने पे थी, जहां पर वो आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे, जहां पर माहौल खराब करना चाहते थे, इस तरीके की एक्टिविटीज हुई, उसके लिए वो फंडिंग लगातार, चाहे वो गल्फ कंट्री से फंडिंग आ रही हो, हवाला के जरिए पैसे आ रहे हो या किसी एनजीओ के थ्रू उनको पैसे दिए जा रहे थे, इस तरीके के खुलासे हुए जिससे उनकी काफी मदद हो रही थी और इस तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश में। और यही वो वजह है कि लखनऊ में जिस तरीके से अब्दुल मजीद को पकड़ा गया था इंदिरा नगर से, वो एक नॉर्मल उसके जो घर में एक दुकान चलती थी सिलाई की, लेकिन इसके बावजूद उसका जो टेरर माइंड था वो जिस तरीके से पीएफआई से जुड़ा हुआ था, वो लोगों को बरगलाता था, लोगों को इसके लिए उकसाता था, लोगों को ऐसी चीजों को करने के लिए आगे बढ़ाता था। यानी कि एक मकसद इसके पीछे बहुत बड़ा साफ था। तो जो सेकंड राउंड की ये जो रेड अब शुरू हुई है पूरे देश में, उसका मकसद साफ है कि फर्स्ट राउंड से जितनी भी लीड्स मिली हैं उन लीड्स को देखते हुए अब सेकंड राउंड पे यानी कि उन लोगों को अब कैच किया जा रहा है, उस रेड के जरिए उन पकड़ा जा रहा है जो लोग इसके पीछे थे। यानी कि और कितने लोग ऐसे हैं, क्योंकि पहले बार में जितने लोग पकड़ पाए उनसे जो इनपुट मिल पाया उसके बाद अब लोगों को पकड़ा जा रहा है और लगातार खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। बनारस हो, अयोध्या हो, वो सभी सेंसिटिव जगह जहां पर उनके निशाने पे थी और वो चाहते थे कि यहाँ का माहौल बिगड़े। कई ऐसे राजनीतिक लोग थे जो उनके निशाने पर थे कि वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो। तो ऐसी स्थितियों में ये पीएफआई का एक बड़ा जो फंडिंग की जा रही थी वो इन सभी कामों के लिए उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में प्रयोग किया जा रहा था। और सिर्फ सहारनपुर, बुलंदशहर, मेरठ, लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक का नेटवर्क फैला हुआ है और साफ तौर से इन लोगों को पकड़ने के पीछे मकसद जब निकल कर आ रहा है धीरे धीरे, तो पीएफआई की भी परतें खुल रही है और कड़ाई खोली जा रही है कि जिस तरीके से उनका नेटवर्क है और उनका मानना यही है कि वो लिटरेचर के जरिए वो लोगों को इंस्पायर करके इस तरीके से
आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको फंड देते हैं, उनको मदद करते हैं। यहाँ तक खुलासे में निकल कर आया है कि ये लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पर्सनली मदद करते हैं, मदद के साथ साथ उनको चाहे एजुकेशन हो, चाहे किसी भी शिक्षा में देने के लिए तक पैसा जरा आप रहिए साथ, अरविंद का भी जल्दी से रुक कर लेते हैं, कुछ और अपडेट ले लेते हैं अरविंद, क्योंकि शाहीन बाग वो इलाका जहां पर स्थिति को देखते हुए संवेदनशील स्थिति इलाका है, वो कहीं स्थिति बिगड़े नहीं, इसलिए पिछली बार ऑपरेशन मिडनाइट चलाया गया था। इस बार कब से छापेमारी चली है? इस बार आज की स्थिति को देखते हुए क्या स्ट्रैटेजी टीम के द्वारा बनाई गई थी? देखिए अर्पिता, जो इस बार भी ऑपरेशन है वो मिडनाइट ही चला है। पूरी देर रात ये छापेमारी हुई है और हमने तस्वीरें जो अपने दर्शकों को दिखाई कि जो शाहीन बाग का इलाका है, खासतौर पे पीएफआई का जो मेन दिल्ली का ऑफिस है, वहां पर किस तरह से गश्त कर रही थी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, वहां पर गश्त कर रहे थे, दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर गश्त कर रहे थे। उसके अलावा शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में इस वक्त मैं मौजूद हूं, अगर देखेंगे यहाँ पर तो कुछ टुकड़ी यहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान की है, उसके अलावा लोकल पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है। जो ये गिरफ्तारी हुई है 30 लोगों की और जो पूरा ये एक्शन हुआ है, स्पेशल सेल जो एंटी टेरर यूनिट है अर्पिता, वो कोऑर्डिनेट कर रही थी। एसीपी लेवल के जो ऑफिसर हैं वो कंट्रोल रूम में बैठे थे, वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जबकि स्पेशल सेल के जो जवान हैं 100 के तकरीबन वो ग्राउंड पर मौजूद थे। स्पेशल ब्रांच जिसकी जिम्मेदारी होती है इनपुट को इकट्ठा करना, स्पेशल ब्रांच के जवान वो भी ग्राउंड पर मौजूद थे, लोकल पुलिस ग्राउंड पर मौजूद थी। और उसके बाद एक साथ पूरी तैयारी के साथ तकरीबन रात के 3 बजे ये रेड शुरू हुई है, जो 6 बजे के लगभग चली है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका है, रोहिणी का इलाका है, आउटर दिल्ली का इलाका है, निजामुद्दीन है, शाहीन बाग है, जामिया है, यहाँ से ताबड़तोड़ एक्शन किया गया है। यानी अरविंद आप ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली में जिन जिन जगहों पर छापेमारी चल रही थी वहां छापेमारी खत्म हो चुकी है और टोटल 30 गिरफ्तारियां हुई हैं। जी बिल्कुल देखिए वहां पर छापेमारी खत्म हो चुकी है तकरीबन सुबह के 6 बजे के लगभग, और 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो आज तक को दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने जानकारी। ठीक है, जल्दी से भोपाल का रुख कर लेते हैं। वहां कितने बजे से छापेमारी चली, अभी स्थिति क्या है रवीश जरा बताइए, और कितनी गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश से हुई हैं? जी बिल्कुल अर्पिता, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे एनआईए से मिले इनपुट के बाद एटीएस ने कार्रवाई की है। देर रात करीब 2 बजे के लगभग ये कार्रवाई शुरू हुई थी और सुबह होते होते सभी जगहों पर बताया जा रहा है कि करीब 8 जिले हैं जहां पे कार्रवाई की गई है। पूरे मध्य प्रदेश से कुल 21 लोगों को अब तक एटीएस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये पूरी कार्रवाई एनआईए ने हाल ही में जो लोगों को गिरफ्तार किया था मध्य प्रदेश से, खासतौर से 4 लोग थे उनमें से, उन चारों से मिले इनपुट के बाद ये एटीएस को जानकारी भेजी गई थी और एटीएस ने ये पूरी कार्रवाई की है। इस पूरी आज की कार्रवाई में बताया जा रहा है कि इंदौर जिला ऐसा है जहां पे एनआईए की कार्रवाई हुई है। इसके अलावा बाकी सभी जिलों में जो एटीएस है मध्य प्रदेश पुलिस की, उसने कार्रवाई करते हुए इंदौर, उज्जैन, भोपाल, शाहजहांपुर, इसके समेत कुल 8 जिले ऐसे हैं जहां पे एटीएस ने 21 लोगों को अरेस्ट किया है। और अभी तक की जो जानकारी मिली हमारे सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई पूरी हो गई है, हिरासत में ले लिया गया है, उन्हें लेकर के एटीएस की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है अलग अलग छापेमारी वहां पर भी खत्म हो चुकी है। अब इनसे ये पूछताछ की जा रही है कि दरअसल जो पिछले सदस्य पकड़े गए थे इंदौर से 3 और एक उज्जैन से, उसके बाद इनके पास से भी एटीएस को कई ऐसी संदिग्ध जो आर्टिकल है, लिटरेचर है, वो मिले हैं, जिसके बाद जो शक की सुई है वो पूरी तरीके से पीएफआई पे जो पहले। यानी रवीश आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी छापेमारी अब खत्म हो चुकी है? ये छापेमारी खत्म हो गई है। शुरुआत में जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक 15 लोगों को हिरासत में लिए जाने की 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिन आगे बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, कुल 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ठीक है, टोटल 21 हो गए। ठीक है, राहुल गौतम भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। राहुल, जिस तरीके से ये कार्रवाइयां हो रही हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा, हालांकि कार्रवाई मिडनाइट हुई, आज भी इस बार की भी कार्रवाई जैसा बता रहे हैं आप सब की मिडनाइट ये कार्रवाई रही, लेकिन उसके बाद हमने देखा प्रदर्शनों का दौर चला, उसके बाद लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे थे। हालांकि केरल और कर्नाटक में तस्वीर ज्यादा देखने को मिली। आप दिल्ली में जहां पर हैं वहां पर स्थिति क्या है? क्या ऐसे किसी प्रदर्शन की खबरें हैं या शुरुआत हुई है?
देखिए, ये जो कार्रवाई है ये देर रात को इसीलिए की गई ताकि लोगों को जमा ना किया जा सके, इकट्ठा ना किया जा सके, लोगों को मोबिलाइज ना किया जा सके। अभी जैसे मेरे साथी अरविंद ओझा बता रहे थे आपको कि यहाँ पर जो कार्रवाई है दिल्ली के अंदर वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। जाहिर है पुलिस अब एक कड़ी मॉनिटरिंग कर रही है तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, कि किसी प्रकार से क्या कुछ लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, क्या कोई प्रदर्शन की तो कोशिश की नहीं जा रही है, क्या किसी व्यक्ति को टारगेट बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि एक बड़े बड़े जलसे किए गए, बड़े बड़े प्रदर्शन किए गए जो कि पुलिस के लिए संभालना मुश्किल था। तो आप ये मान के चलिए कि एक कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ताकि लोगों को मोबिलाइज ना किया जाए। इसी वजह से सुबह 6 बजे तमाम जो कार्रवाई है उसको पूरा कर लिया गया, लोगों को हिरासत में ले लिया गया। 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है दिल्ली में से, और जो जानकारी निकल कर आ रही है, ये जो आंकड़ा है ये और बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी पूछताछ जारी है। जरा शाहीन बाग की स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। राहुल, मैं आऊंगी आपके पास। अमित भारद्वाज इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या वहां लोग सड़कों पर हैं, किस तरीके की स्थितियां हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। क्या हुआ सुभाष, बताओ जल्दी। अर्पिता, देखिए दूसरा राउंड क्रैकडाउन का एनआईए के इनपुट पे देश के अलग अलग हिस्सों में, और दूसरे राउंड में भी शाहीन बाग जामिया का इलाका शामिल था। जहां तक दिल्ली की रेड्स की बात करें, और आज तक हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, अभी से कुछ देर पहले तक भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो शाहीन बाग की गलियों से गुजरते हुए शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन तक पहुंचे हैं। और ये बड़ी संख्या में देखिए किस तरह से डिप्लॉयमेंट हुई है पैरामिलिट्री फोर्सेस की। ये तमाम जो बंदोबस्त थी वो इस वजह से की गई थी क्योंकि इन्हीं इलाकों में एनआईए इलाका है जहाँ सीएनआरसी के खिलाफ भारी प्रदर्शन हुआ था। वही इलाका है जहाँ पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नेशनल हेडक्वार्टर लोकेटेड है। यही इलाका है जहाँ पे परवेज अहमद जो पीएफआई के राष्ट्रीय दिल्ली के यूनिट के चीफ हैं, मोहम्मद इलियास इस इलाके में है, और पीएफआई का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस इन इलाकों में माना जाता है। पिछले कुछ सालों में पीएफआई ने अपने संगठन को इस इलाके में मजबूत किया है, और एहतियातन दिल्ली पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर शाहीन बाग के इन गलियों में आज सुबह मार्च निकाला। अभी से कुछ देर पहले इंडिया टुडे आज तक के कैमरे पे वो मार्च भी रिकॉर्ड हुआ था, जहां पे बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लाइन लगा के क्यू अप करके मार्च निकाल रहे थे। पहले वो गलियों से होके गुजरे और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए मेन सड़क से, ये शाहीन बाग का मेन रास्ता है जो आपको मेट्रो स्टेशन तक लेके आता है, वहां पे घूम के आने के बाद फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्सेस को शाहीन बाग के पुलिस पोस्ट पर रोका गया है। जामिया नगर का इलाका है ये, जहाँ पे इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्स को स्टेशन किया गया है। यानी कि ये इस पूरी बात पे नजर रखी जाएगी दिल्ली पुलिस द्वारा कि आज जिस तरह के रेड्स कंडक्ट किए गए हैं दिल्ली के अलग इलाकों में, चाहे वो जामिया हो, शाहीन बाग हो, निजामुद्दीन हो, रोहिणी हो, आउटर दिल्ली हो, नॉर्थ दिल्ली हो, इन सारे इलाकों में आज जो एनआईए के इनपुट्स पे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रेड्स कंडक्ट किए। 30 के लगभग लोगों को डिटेन किया गया है, और जिस तरह से दिन आगे बढ़ेगा संभावना ये है कि डिटेंशन से कई सारे लोगों की गिरफ्तारी दिखाई जाएगी, अरेस्ट दिखाई जाएगी, और इसके बाद कहीं ना कहीं ये संभावना बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कुछ समस्या आपको देखने को मिले। और इसी वजह से एहतियातन इतनी बड़ी संख्या में अर्पिता यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की गई है, और ये ध्यान रखा जाएगा दिल्ली पुलिस द्वारा कि दिन जैसे आगे बढ़ता है किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कोई समस्या ना हो। अर्पिता, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। वहां पर पहुंचकर उन्होंने उन लम्हों को याद किया जो उन्होंने उनके साथ बिताई थी। व्यक्तिगत तौर पर उनके बहुत अच्छे रिश्ते शिंजो आबे के साथ थे, लेकिन उस दिन वो काफी दुखी और व्यथित नजर आए थे जब ये खबर आई कि शिंजो आबे अब इस दुनिया में नहीं है। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले कई ऐसे वीडियो भी साझा किए गए जिसमें कितने वो लम्हे जिन्होंने साथ बिताए उनका जिक्र था।
आज अंतिम संस्कार उनका होना है। अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में माफ कीजिए उसमें शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने जापान के इस वक्त के जो प्रधानमंत्री हैं किशिदा, उनसे मुलाकात की। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। आपको एक मिनट रुकना चाहूंगी दायल साहब, हम अपने दर्शकों को ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं टोक्यो से, जहां हालांकि इससे पहले विदेश सचिव ने यह भी बताया था कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होंगी। दोनों पक्षों से संबंध मजबूत करने के लिए और रिश्ते और प्रगाढ़ करने के लिए यहां कोशिश होगी। लेकिन उससे पहले कुछ नम आंखों के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंजो आबे को याद करते हुए एक लम्हा जो उन्होंने उनके साथ बिताया, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहे और उस वक्त जापान के साथ भारत के रिश्ते भी काफी मजबूत हुए हैं। आज शिंजो आबे को याद करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक नजर आते दिख रहे हैं। आपको बता दें शिंजो आबे की 8 जुलाई को जापान के नारा शहर में तब गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे, अपने लिए वोट मांग रहे थे। हालांकि गोली लगने के तुरंत बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। शिंजो आबे ने अपने कार्यकाल के दौरान क्वाड का निर्माण करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्वाड के जरिए आप समझिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, यूएसए साथ में आए थे। आज वो लम्हा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ चाहे बात करके या जब उनका भारत दौरा हुआ उनसे मुलाकात करके उसको याद करते हुए नम आंखों के साथ विदाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से उस वक्त ट्वीट भी हुआ जब 8 जुलाई को वो घटना घटी थी, नारा शहर में गोली मारकर शिंजो आबे की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद दुखी हुए थे। उन्होंने कहा था मैंने अपना मित्र खो दिया है। और आज अंतिम संस्कार का ये जो कार्यक्रम उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे टोक्यो से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख रहे हैं। इसके बाद भी उनके कई कार्यक्रम हैं, लेकिन आज ये लम्हा उनके लिए बहुत भावुक कर देने वाला है, क्योंकि शिंजो आबे जो उनके मित्र रहे हैं, एक बहुत अच्छा रिश्ता उनके साथ रहा है। जब भी वो भारत आए या जापान के साथ भारत के रिश्ते कैसे और मजबूत हो, इस दिशा में दोनों ही नेताओं ने बढ़ चढ़ कर काम किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किशिदा से मिलते समय भी उन्होंने उन लम्हों का जिक्र किया, बात की। गीता मोहन इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। गीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जुड़े हुए थे शिंजो आबे से, वो उन्होंने उस वक्त भी व्यक्त किया जब उनकी हत्या हुई थी। ट्वीट करके उन्होंने कहा मैंने अपना मित्र खो दिया, और आज भी काफी भावुक नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। शिंजो आबे ने क्वाड की रचना की
जिसमें भारत का जो सेंट्रलिटी है उसको इम्पोर्टेंस भी शिंजो आबे ने ही दिया। तो आप जो अभी विजुअल्स देख रहे हैं, ये फाइनल जो फ्यूनरल सेरेमनी है, स्टेट फ्यूनरल, वो हो रहा है, जहां पे 150 से ज्यादा देशों से रिप्रेजेंटेशन नजर आएगा आपको। उपराष्ट्रपति अमेरिका की कमला हैरिस भी वहां है। कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं। ये जो हैंडओवर हो रहा है अभी, वो शिंजो आबे की जो अस्थियां हैं उनको हैंडओवर किया गया है, और अब ये स्टेट फ्यूनरल में उसको एक जगह मिलेगी जहां पे इन अस्थियों को रखा जाएगा। तो काफी सारे वर्ल्ड लीडर्स पहुंचे हैं। शिंजो आबे बहुत इम्पोर्टेंट थे, न केवल भारत और जापान के लिए, लेकिन भारत, जापान और ये जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है उसके सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को बनाने में शिंजो आबे का बहुत बड़ा हाथ था। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ हमारे विदेश सचिव विनय क्वात्रा बैठे हुए हैं, और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये इंडिस्पेंसिबल रिलेशनशिप जो है भारत और जापान के बीच, उसमें बहुत बड़ा हाथ शिंजो आबे का था। बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता भी थी दोनों के बीच। काफी भावुक नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी मौत हुई, जिस तरीके से उनको असैसिनेट किया गया, ये न केवल भारत के लिए लेकिन वर्ल्ड के लिए एक बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट था। इसीलिए अगर आप देखिए, जापान में इस पूरे स्टेट फ्यूनरल में सिक्योरिटी बहुत टाइट है। ऐसा देश जहां पर आपको कहीं भी आने जाने के लिए, एयरपोर्ट के अलावा कहीं भी आने जाने के लिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी। लीडर भी बिना बहुत ज्यादा सिक्योरिटी डिटेल के घूमते थे, बहुत सेफ माना जाता है। वो देश आज पूरी सिक्योरिटी के साथ स्टेट फ्यूनरल दे रहा है शिंजो आबे के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 19 वॉली सल्यूट है जो अब शिंजो आबे को मिल रहा है, और शिंजो आबे के मॉर्टल रिमेन्स को, उनकी अस्थियां वहाँ पे रखी गई हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स के लिए बहुत ही बड़ा, बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट था। इस पूरे इवेंट के साइडलाइंस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किशिदा से मिले, और जब मुलाकात हुई तब भी उन्होंने अपना कंडोलेंसेस दिया, ऑफर किए प्रधानमंत्री को। और ये पूरा जो फ्यूनरल है, इस पूरे इवेंट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंजो आबे की बीवी के साथ भी मिलेंगे, मिसेस आबे, और अपना शोक व्यक्त करेंगे। ये एक पर्सनल कनेक्ट है, क्योंकि आपको याद होगा जब शिंजो आबे भारत आए थे गुजरात में, शिंजो आबे और उनकी बीवी को जिस तरीके से होस्ट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो एक पर्सनल अटैचमेंट और एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है। तो वक्त अलग से वक्त निकाल के मिसेस आबे के साथ भी मुलाकात होगी। बिल्कुल गीता, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो रिश्ते की हम बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा व्यक्तिगत तौर पर भी शिंजो आबे के साथ रिश्ते बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, लेकिन वो लम्हे, वो चीजें भी याद आती हैं, क्योंकि जापान और भारत के रिश्ते कहें तो बहुत ही बेहतर हुए। 2006 में जैसा आप जिक्र रहे, पहली बार भारत की यात्रा पर आए थे। भारत ने पिछले साल पद्म विभूषण सम्मान देने की घोषणा की थी। बुलेट ट्रेन से लेकर जो असैन्य परमाणु समझौते में भूमिका कह सकते हैं, वो बड़ी भूमिका जापान की तरफ से निभाई गई है। तिवारी हमारे साथ टोक्यो से जुड़ चुके हैं। नुपुर, एक वो लम्हा है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भावुक कर रहा है, क्योंकि एक खास मित्र वो रहे, लेकिन ये भी आज जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि शिंजो आबे के वक्त भारत और जापान के बीच रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हुए। चाहे 2006 में जब वो भारत आए दौरे पर, तब की बात हो, बुलेट ट्रेन की बात हो, क्वाड की बात हो, ये सारी चीजें आज जहन में है।
हाँ अर्पिता, आपने बहुत सही बोला कि आज आज अगर भारत जापान के जो रिश्ते हैं, अगर हम ऐतिहासिक रिश्ते में की बात करें, वो तो बहुत हजारों साल पुराना है। लेकिन आज जो मॉडर्न जो रिलेशनशिप हमारे बीच में, अब आज के जो रिलेशनशिप है, वो मोदी जी और आबे जी का दान है, आबे सान का दान है। और आबे सान बिलीव करते थे कि स्ट्रॉन्ग इंडिया एंड स्ट्रॉन्ग जापान अगर नहीं होगा तो नॉट ओनली इन एशिया, पूरे दुनिया में शांति नहीं आने वाला है। तो इसमें बिलीव करने वाले, और डेफिनेटली दोनों का विजन था, मोदी जी और आबे सान का दोनों का विजन था कि इंडिया स्ट्रॉन्ग जापान बनाने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने खो दिया आबे सान को। लेकिन मोदी जी आज किशिदा सान से मिले, और मुझे जो लगता है कि उन दोनों के बीच में ऐसा उन दोनों ने फिर एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि आबे सान का जो विजन था उनको साथ और भी पक्के तरीके से आगे लेके जाएंगे। और जैसे आपने बताया कि बुलेट ट्रेन से सब कुछ आबे सान का विजन था। आप क्वाड भूल गए। क्वाड के आज अगर क्वाड समिट जस्ट मई में हुआ है, जापान में हुआ है, तब मोदी जी भी आए थे। तो आज क्वाड में अगर चारों देश एक साथ कर रहे हैं, वो भी आबे सान का विजन था। और क्वाड आज से नहीं शुरू हुआ है, कब से 2009 आई गेस की शुरुआत उनका, तब से वो सोच रहे थे क्वाड करने का। आज उसका वास्तव में वो आया है। तो मतलब आबे सान प्राइम मिनिस्टर थे नहीं, लेकिन पूरे जापान का जो इंटरनेशनल रिलेशन था उसका बैकबोन थे वो। और आज आबे सान नहीं है, डेफिनेटली किशिदा सान उनको एक गाइड करने वाला एक दोस्त उनके नहीं है। वो वॉयड जो है, वो शून्यता जो है, डेफिनेटली जापानीज पॉलिटिक्स में बहुत दिखाई देता है। लेकिन जापान और मोदी जी और आज जो किशिदा सान के बीच में हुआ, आई एम श्योर कि उन दोनों ने इसको और भी, इंडिया जापान रिलेशनशिप को और भी आगे बढ़ाने का प्रॉमिस किया है। और मुझे, जैसे आपको पता होगा कि $42 बिलियन का जो जापान इन्वेस्ट करने वाले हैं इंडिया में, वो भी आबे सान और मोदी जी बिल्कुल। तो दोस्त को अंतिम विदाई देने के लिए नुपुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस वक्त पहुंचे हैं, नम आंखों के साथ उनको विदाई दे रहे हैं। लेकिन ये भी आपको बता दें कि जापान के साथ रिश्ते भारत के प्रगाढ़ हुए, और सबसे अधिक बार जापान का कोई प्रधानमंत्री जो भारत दौरे पर आया तो शिंजो आबे ही थे।